हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी व्याकरण की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक दिए गए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित उन सभी को कवर कर रहे हैं। आज इसी का ही अगला भाग है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हिंदी को कैसे राजभाषा के रूप में दर्जा मिला और इसके विकास में किसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया और संविधान में इसे कैसे स्थान मिला। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो हिंदी है ये कैसे आपकी राष्ट्रभाषा बनी। तो देखिए, दो शब्द हैं, एक है आपका राष्ट्रभाषा, एक होता है राजभाषा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी कि जो राष्ट्रभाषा है ये क्या होती है, किसी राष्ट्र या किसी देश में अधिकांश जनसंख्या के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखें भारतीय परिवार की जो भाषा है जैसे हिंदी आती है, इसको बोलने वाले भारत में 73% लोग हैं। इसीलिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषा को बोलती है, इसीलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन राजभाषा कहने का अर्थ होता है एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। जैसे आपका यहाँ सरकार जो है वो अपने राजकाज संबंधी जितने भी कार्य हैं, चाहे पत्राचार हो या फिर कोई अन्य कार्य हो, इनका संपादन जिस भाषा में करेगी उसी को राजभाषा कहेंगे। तो यहाँ पर हिंदी राष्ट्रभाषा तो है ही, साथ में उसे राजकाज के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का भी दर्जा मिला है। ठीक है, तो राजभाषा का दर्जा मिला है और राजभाषा के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास या संविधान में हिंदी का स्थान। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप इसके नोट्स ज़रूर तैयार कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो पहला प्रस्ताव था ये किसने पेश किया था, तो वो थे आपके दक्षिण भारत के एक नेता जिनका नाम था गोपाल स्वामी आयंगर। तो ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का जो प्रस्ताव रखा था सबसे पहले ये रखा था गोपाल स्वामी आयंगर ने। ये दक्षिण भारतीय नेता हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी को इनके प्रस्ताव के आधार पर कब राजभाषा घोषित किया गया, ये चीज़ ध्यान में रखें। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित कर दिया गया और यही कारण है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कि कब हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला, 14 सितंबर 1949 को, और कब हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कि जो हिंदी के जिस रूप को राजभाषा स्वीकार किया गया है, ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार। ये जो हिंदी आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में, ये आपका खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है। तो हमने वहाँ पे बताया था आपको मध्यकाल में, आधुनिक काल में खड़ी बोली का जब विकास पढ़ा हमने, तो उसमें हमने बात की थी कि खड़ी बोली का विकास करने में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इनके योगदान फलस्वरूप जो खड़ी बोली है ये एक परिनिष्ठित और उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बन पाई और इसी हिंदी को वर्तमान में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि सामान्य बोलचाल के लिए अधिकांश जनता के द्वारा, और साथ ही साथ इसे प्रशासनिक तौर पे भी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं कि संविधान में हिंदी को कहाँ स्थान मिला हुआ है। तो देखिए, संविधान में राजभाषा से संबंधित आपने पढ़ा होगा कि भाग 17 है, तो केवल भाग 17 में ही राजभाषा का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ संविधान के भाग 5, भाग 6 इनमें भी राजभाषा के रूप में उल्लेख किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सा भाग संविधान का राजभाषा से संबंधित नहीं है, तो भाग 5, भाग 6 और भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला है भाग 5, तो इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 120, जिसमें बात की गई है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की, अर्थात जो संसद है यहाँ पर जो भी कार्यवाहियाँ होंगी ये किस भाषा में होंगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 120 के तहत भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। और ये जो आपका संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा है इसके बारे में बताया गया है कि हिंदी या फिर अंग्रेजी को हम संसद में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाग 6 की बात करें तो इसके अंतर्गत भी केवल एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 210, जिसमें राज्य विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अनुच्छेद 210 है ये 120 के कंपैरिजन में थोड़ा सा व्यापक हो जाता है, क्योंकि 120 में जो संघ सरकार है हमारी, केंद्र सरकार, ठीक है, इसमें संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा की बात कही गई है और यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी को हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी राज्य में
हिंदी या फिर अंग्रेजी का प्रयोग तो हो सकता है, उसके साथ साथ कोई अन्य भाषा भी यहाँ प्रयोग की जा सकती है जिसे इस राज्य ने अपनी राजभाषा घोषित किया। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ये जो अनुच्छेद है 210 ये थोड़ा सा व्यापक हो जाता है 120 के कंपेयर में। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं मुख्य भाग 17, जिसमें आपका अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक अनुच्छेद आते हैं और जिनके अंतर्गत राजभाषा हिंदी के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो ये भाग 17 है इसमें कौन कौन से अनुच्छेद कहाँ रखे गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो भाग 17 है इसके मुख्यतः 4 भाग किए गए हैं। ठीक है, 4 अध्याय इसके अंतर्गत जोड़े गए हैं। तो जो 4 अध्याय हैं वो कौन कौन से हैं। पहला अध्याय कहता है संघ की भाषा। ठीक है, दूसरा अध्याय आएगा प्रादेशिक भाषाएं, यानी कि हमारा जो संघ है भारत संघ, ये जिन राज्यों से मिलकर बना है उन राज्यों के अंतर्गत प्रयोग होने वाली भाषाएं। इसके बाद अध्याय 3 आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भाषा, और अध्याय 4 के अंतर्गत मिलेगा आपको भाषा यानी कि जो हिंदी है इसके प्रचार प्रसार के लिए विशेष निर्देश। ठीक है, तो 4 अध्याय हैं भाग 17 के, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये पूछे नहीं जाते हैं कौन कौन से अध्याय हैं, लेकिन आप ध्यान में रखें इसको कैटेगराइज करने के लिए। तो पहले भाग की बात करते हैं अध्याय 1, जिसमें कि संघ में कौन सी भाषा होगी और संघ की राजभाषा क्या होगी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद रखे जाते हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। पहला आता है आपका अनुच्छेद 343। तो देखिए 343 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राजभाषा का प्रावधान करता है। इसमें बात कही गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, सीधी बात कही है। ठीक है, केवल हिंदी को मान्यता दी है, तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इस राजभाषा के लेखन के लिए जो लिपि प्रयोग की जाएगी वो होगी देवनागरी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें कही गई है कि यहाँ पे जो अंक प्रयोग किए जाएंगे इन अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा, ना कि देवनागरी रूप। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अंकों का हिंदी या फिर देवनागरी रूप है वो कुछ इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं 6। ठीक है, तो ये रूप प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप यानी कि 1 2 3 4 यूज होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट 343 में कहे गए हैं। इसके साथ एक परंतु इसमें जोड़ा गया है कि जब ये संविधान की भाषा हम हिंदी घोषित कर रहे हैं तो ये सीधे संविधान लागू होने के साथ घोषित नहीं होगी। ठीक है, इसमें साफ साफ बात कही है कि 15 वर्ष की अवधि, अर्थात संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके 15 वर्ष बाद अर्थात 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाता रहेगा। कारण ये था कि अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में लगभग 250 सालों तक राज किया। ठीक है, 1757 से लेकर उनका राज्य स्थापित होता है, उनका प्रशासनिक तौर तरीका यहाँ पे शुरू होता है और उसके बाद ये 1947 तक चलते रहता है। 200 साल के आसपास, 250 साल के आसपास उनने यहाँ पर शासन किया हुआ है। तो इतने सालों में जो अंग्रेज हैं उन्होंने अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया। तो अचानक से हम ये नहीं कर सकते कि अंग्रेजी में जो कार्य हो रहे थे उनको अचानक बंद करके हिंदी में उन्हें करना शुरू कर दें, तो इससे समस्याएं आएंगी। इसलिए ये 15 वर्ष की जो अवधि है ये इसलिए दी गई ताकि इस समय पर हिंदी का इतना अधिक प्रचार प्रसार हो जाए कि जन सामान्य प्रत्येक व्यक्ति जो है हिंदी को समझने, बोलने, लिखने लगे। ठीक है, इससे हम इसे आसानी से राजभाषा फिर घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक परंतु जोड़ा गया है कि जो राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होगा वो कब से शुरू होगा, 26 जनवरी 1965 से। उससे पहले तक अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 344। तो देखिए 344 में क्या बात कही गई है कि आपने 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी घोषित कर दी, तो इस राजभाषा को विकसित करने में, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई संस्था तो होनी चाहिए। तो इसके लिए अनुच्छेद 344 में प्रावधान है कि एक राजभाषा के विकास के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ये राजभाषा आयोग का गठन है ये कौन करेगा, राजभाषा आयोग गठित करने का जो शक्ति दी गई है ये राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत है, 344। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया है। ठीक है, अधिकार दिया गया है, तो 344। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि राजभाषा आयोग कौन गठित कर सकता है, तो राष्ट्रपति, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर एक प्रावधान किया गया है कि राजभाषा आयोग प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में गठित किया जाएगा। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ पर बात कही गई थी इसी अनुच्छेद में कि पहला राजभाषा आयोग जो बनेगा ये संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद बन जाएगा, और इसके बाद जो भी राजभाषा आयोग गठित होगा वो 10 वर्ष की अवधि में। तो इस हिसाब से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग गठित होना है, तो कब गठित होगा, 1955 में। ठीक है, तो आपका कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग बन गया था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो दूसरा अध्याय पे आते हैं अब, भाग 17 अध्याय 2। जैसा कि हमने बताया अध्याय 1 में केवल संघ की भाषा है, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, इसीलिए इसके अंतर्गत 3 अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 345, 346 और 347 के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इन अनुच्छेदों में क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 345 देखते हैं। भैया आपने संघ की भाषा तो घोषित कर दी, अब राज्य का क्या? राज्य में भी तो कोई राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारत जो है ये संघ, एक राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो 345 में सीधी बात कही गई है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा क्या, विधि द्वारा क्या कर सकता है, उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित किया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात कही गई है कि कोई भी राज्य है, ये राज्य विधानमंडल इसका जो है विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है। यहाँ पर ये पाबंदी नहीं लगाई है कि हिंदी को करेगा या फिर अंग्रेजी को करेगा। ठीक है, कोई भी भाषा, क्योंकि भारत में सभी राष्ट्र जो हैं, सभी के सभी राज्य जो हैं ये हिंदी भाषी नहीं है। बहुत से अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल है, जैसे आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। पूर्वोत्तर राज्य हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे सीधी बात कही गई है कि राज्य जो है किसी भी भाषा को जो राज्य में प्रयोग हो रही है, अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, इसे राजभाषा घोषित कर सकता है। अब राजभाषा तो घोषित होगी भैया किसी राज्य की, तो उस राज्य के लोग तो खुश हैं कि यहाँ हमारी जो भाषा है इसको राजभाषा घोषित कर दिया। लेकिन अब वो राज्य संघ के साथ वार्तालाप कैसे करेगा? अगर संघ से कोई पत्राचार उसने करना है या संघ से कोई सूचना का आदान प्रदान करना है तो किस भाषा में करेगा? ये बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए इसका निदान किया गया अनुच्छेद 346 में। इसमें सीधी बात कहेगी कि भैया कोई भी राज्य है, ठीक है, कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य से, अर्थात किन्हीं दो राज्यों या फिर किसी राज्य का संघ के साथ, तो किन्हीं दो राज्यों और किसी राज्य और संघ के बीच पत्राचार की जो भाषा होगी, इस भाषा के लिए यहाँ पर विवाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या प्रावधान किया गया कि ये जो भाषा होगी इसे संघ निर्धारित करेगा, अर्थात संघ जो भी भाषा यहाँ पर अधिकृत करेगा वही भाषा दो राज्यों या फिर राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा होगी। ठीक है, यहाँ पर इसलिए कोई विवाद ना हो, क्योंकि अगर राज्यों को इसका अधिकार दे दिया जाए तो राज्य काफ़ी विवाद कर देंगे। कोई कहेगा कि भैया हमारी भाषा होनी चाहिए राजभाषा, कोई कहेगा कि पत्राचार की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, कोई कहेगा हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया संघ घोषित करेगा। सीधा क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि किन्हीं दो राज्यों या फिर राज्य और संघ के बीच पत्राचार की भाषा कौन सी होती है, तो वहाँ पे आप सबको हिंदी, अंग्रेजी या फिर संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल संघ द्वारा प्राधिकृत भाषा ही पत्राचार की भाषा होती है। ठीक है, और संघ जो है इसका उचित ध्यान रखता है कि इस राज्य में कौन सी भाषा प्रयोग होती है। इस अध्याय का अंतिम अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 347 प्रादेशिक भाषाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या बात कही गई है कि यदि किसी राज्य की, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, इसका प्रयोग उत्तराखंड ने किया है तो आप ध्यान रखेंगे, यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा को द्वितीय राजभाषा बनाने की मांग करे तो राष्ट्रपति उसे द्वितीय राजभाषा बनाने का निर्देश दे सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है कि अगर कोई राज्य है उसकी जनसंख्या दो भाषाएं बोल रही है, ठीक है, एक तो हिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी भाषी भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ की जो पर्याप्त जनसंख्या है वो संस्कृत का भी प्रयोग कर रही है। तो उत्तराखंड राज्य ने क्या किया कि राष्ट्रपति से सिफारिश करके यहाँ की अधिकांश जनसंख्या के द्वारा उत्तराखंड को द्वितीय राजभाषा घोषित कर दी गई। ठीक है, तो इसीलिए जनवरी 2010 से उत्तराखंड हमारी द्वितीय राजभाषा है, सॉरी संस्कृत हमारी उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो ये जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 347 में। तो यहाँ से अगर उत्तराखंड में भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि किस अनुच्छेद के तहत संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया, तो आप ध्यान देंगे अनुच्छेद 347। ठीक है, और ये निर्देश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है इसका निर्देश। अब आता है तीसरा अध्याय। इसका तीसरा अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बना था आपका कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग होने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो ये हैं आपके भाग 17 अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 348 और 49। तो इसके अंतर्गत भी हम दो अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे, 348 और 49। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे ध्यान रखें आप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 में है। ठीक, तो क्या कहता है 348 देख लेते हैं। यहाँ पे बात की जाती है कि जब तक संसद जो है विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली जो भाषा होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। अर्थात यहाँ पर सभी कार्यवाहियाँ उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में जो भी केस हैं, ठीक है, जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में ही होंगी। कब तक? जब तक संसद कोई अन्य भाषा प्रयोग करने का उपबंध नहीं करती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके बाद अगला देखते हैं अनुच्छेद 349। तो इसमें क्या कहा गया है देखें,
इसमें बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, जैसा कि हमने पहले ही बताया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, लेकिन यहाँ पर हिंदी को तुरंत राजभाषा के रूप में यानी कि एकमात्र राजभाषा बनाने में दिक्कत ये थी कि अभी तक, इससे पहले तक 200-250 साल से सारा कार्य अंग्रेजी में हो रहा था। अब अचानक हम हिंदी में ट्रांसफ़र कर देंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष तक, संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी चलती रहेगी और उसी दौरान हम धीरे धीरे हिंदी का विकास जन सामान्य तक करते रहेंगे, हर रूप में हिंदी का विकास करेंगे। और जब हिंदी पूर्ण तरीके से विकसित हो जाएगी 15 वर्ष बाद, तब हम हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है अर्थात अंग्रेजी, इस भाषा से संबंधित कोई विधेयक अगर यहाँ पर लाया जाता है इसमें संशोधन करने से संबंधित, तो उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं भाग 17 का अध्याय 4, जिसमें कि हमने बात की थी विशेष निर्देश दिए गए हैं और इसके अंतर्गत भी हम 2 अनुच्छेदों की बात करेंगे, 350 और 351। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय में केवल 2 ही अनुच्छेद हैं। केवल दूसरा जो अध्याय है प्रादेशिक भाषाओं वाला, इसमें 3 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है, बाकी सब में 2-2 हैं। तो ये अनुच्छेद जो आपका 350 है इस अध्याय के अंतर्गत, इसमें क्या बात की गई है देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रखे गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिए जाएंगे। तो पहला है, प्रत्येक व्यक्ति संघ या राज्य के किसी भी अधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। अर्थात किसी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ये व्यक्ति संघ से या फिर अपने राज्य सरकार से पत्राचार करना चाह रहा है किसी भी मामले में, ठीक है, जैसे कोई याचिका देना चाह रहा है या कोई शिकायती पत्र भेज रहा है, तो इस शिकायती पत्र किस भाषा में भेजे। जैसे अगर उत्तराखंड को कोई निवासी है और इसने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जो हमारा स्थित है दिल्ली में, उसको कोई लेटर लिखना है, कोई शिकायती पत्र देना है वहाँ के किसी अधिकारी को, तो किस भाषा में देगा। तो एक समस्या थी। इसलिए इस अनुच्छेद 350 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, ये संघ या राज्य किसी अधिकारी को अगर कोई शिकायती पत्र दे रहा है, कोई अभ्यावेदन दे रहा है, तो ये संघ में प्रयोग होने वाली भाषा यानी कि हिंदी या अंग्रेजी, या फिर उस राज्य में प्रयोग होने वाली राजभाषा में से किसी भी भाषा में पत्र लिखकर भेज सकता है। जैसे कोई तमिलनाडु का है, वहाँ अंग्रेजी अगर आपका राजभाषा घोषित की गई है तो इंग्लिश में लिख सकता है। कोई पूर्वोत्तर का राज्य है, वहाँ कोई अन्य भाषा अगर यूज की गई, जैसे आप लोग मान सकते हैं कि माना तमिलनाडु में तमिल भाषा राजभाषा घोषित कर दी जाती, तो तमिलनाडु का कोई व्यक्ति अगर आपका संघ सरकार के किसी अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो ये तमिल में लिख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भैया ये तो संघ सरकार के अधिकारी हैं, इन्हें इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये बात कही है 350 में। इसी के साथ साथ 2 और इम्पोर्टेंट प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं भाषा के विकास के लिए ही। यहाँ पे बात की गई है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग क्या होंगे, ऐसे व्यक्ति ऐसी भाषा जिसे बोलने वाले लोगों की बहुत संख्या बहुत कम है, तो उसे कहा जाता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है। तो अगर किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है तो उन्हें अल्पसंख्यक में रखा जाएगा। तो ऐसे लोगों, ऐसी भाषा के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये भाषा अगर लोग धीरे धीरे घटते गए तो विलुप्त हो जाएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए, ताकि ऐसी भाषा को संरक्षित किया जा सके, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, तो उसे बचाने के लिए ही ये प्रावधान किया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं अपनी मातृभाषा में बातचीत करेंगे, मातृभाषा सीखेंगे, तो बड़े होकर वो उस भाषा को और प्रचार प्रसार करेंगे, आपस में तो कम से कम उसी भाषा में बात करेंगे, ठीक है। तो इससे वो जो भाषा है वो सुरक्षित रहेगी, बनी रहेगी। अगला है, इसी में एक और प्रावधान भाषा के विकास के लिए ही, कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, ये शक्ति राष्ट्रपति को है, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर आपके अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं, इनके लिए जो विशेष आयोग हैं इनके विकास के लिए, उसको गठित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए भी विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, जो क्या करेंगे, जो भाषा विलुप्त होने की कगार पर है, अल्पसंख्यक वर्ग जो भाषा यूज कर रहे हैं उस भाषा को संरक्षण देने के लिए, उसका विकास प्रचार प्रसार करने के लिए कार्य करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके अंतिम अनुच्छेद में, अनुच्छेद 351। तो 351 के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार पूछा जाने वाला और काफ़ी इजी है, ठीक है। लास्ट अनुच्छेद है, तो इसमें सीधी बात कही गई कि भैया हिंदी भाषा का जो विकास है, हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है, ये सभी जिम्मेदारी हिंदी भाषा को विकसित करने का, प्रचार प्रसार करने का, जन सामान्य तक पहुँचाने का, सूचनाएँ उसकी देने का, ठीक है, ये सारा का सारा जो कर्तव्य होगा ये संघ का कर्तव्य होगा, क्योंकि इसे किसी राज्य सरकार पर, किसी अधिकारी पर नहीं टाला जा सकता, ठीक, इससे उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ये संघ को स्ट्रिक्टली ये कर्तव्य दिया गया है कि आप लोग क्या करेंगे, हिंदी भाषा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करेंगे, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं प्रथम राजभाषा आयोग की। तो यहाँ पर आपका जो संवैधानिक स्थिति है हिंदी की, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम बात कर लेंगे कि इस राजभाषा के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो अगर हम बात करें प्रथम राजभाषा आयोग की, तो हमने पहले ही बताया था कि प्रथम राजभाषा आयोग के लिए प्रावधान किया गया था कि भैया संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद ही प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया जाएगा। राष्ट्रपति गठित करता है, तो 5 वर्ष बाद करना था, इसलिए 55 में गठित हुआ, तो आप जानते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि कब इसका गठन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। किसके द्वारा किया होगा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ, इसको देख लेते हैं। तो इनके अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर, ठीक है। इन्हें सामान्यतः आपका बीजी खैर के नाम से जाना जाता है, और ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था। कहीं पर इसे बीजी खरे भी लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके सदस्य थे 21 सदस्य राजभाषा आयोग में, प्रथम राजभाषा आयोग जो था। और इनने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्योंकि राजभाषा आयोग का कार्य क्या होगा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस बारे में सुझाव देना। तो इनने अपनी जो रिपोर्ट दी ये 31 जुलाई 1956 को दी थी। याद रखें, 7 जून 1955 को स्थापना हुई, 31 जुलाई 1956 को इनने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट जो दी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसे देख लेते हैं। पहला प्रावधान है कि इन्होंने बताया पूरे देश में माध्यमिक स्तर तक की जो शिक्षा है ये हिंदी भाषा में देना अनिवार्य करना चाहिए। इन्होंने बात की कि भैया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जो शिक्षा है उसकी भाषा तो कम से कम हिंदी होनी चाहिए, जिससे कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके। अब जो उच्च शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, जो कॉलेज होते हैं या फिर टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इन कॉलेजों में हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बनाए रखेंगे, पर उनमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना उचित है, लेकिन कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा तो हिंदी में होनी चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि इसे अनिवार्य कर देना चाहिए, पहला प्रत्यावर्तन। दूसरा, देश में जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, न्याय करना यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, तो इन्होंने बताया कि देश में न्याय जो है देश की भाषा में ही किया जाना चाहिए, अर्थात हिंदी भाषा में किया जाना चाहिए, या फिर जो भी भाषा देशवासी ज़्यादातर यूज कर रहे हैं उस भाषा में न्याय होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में आप न्याय कर रहे हैं तो ये गलत है। तो ये बात इनने पहली बार कही थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई वार्तालाप होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप किसी भाषा को प्रयोग करना चाह रहे हैं तो वो अंग्रेजी भाषा की जा सकती है, ये ठीक है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करना गलत है। और इसके साथ साथ इनने एक चीज़ और कही कि शिक्षा के लिए, ठीक है, प्रशासन के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए तथा दैनिक कार्यकलापों में भी विदेशी भाषा का व्यवहार करना अनुचित है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने कही हुई थी अपने रिपोर्ट में, ठीक। तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर अब सरकार फैसला लेगी कि भैया हमने आगे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या प्रयत्न करने हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि राजभाषा आयोग गठित किया, उसमें कुछ सदस्य थे, 21 सदस्य, और उनने अपना प्रत्यावर्तन दे दिया, अपनी रिपोर्ट दे दी और सरकार ने आंख बंद करके मान ली। तो सरकार उनकी जांच भी करती है। तो इसकी समीक्षा करने के लिए, इस पर विचार करने के लिए कि क्या जो प्रावधान इस राजभाषा आयोग ने दिए हैं ये सही है या नहीं, इन्हें लागू करना चाहिए या नहीं, और अगर लागू करें भी तो किस स्तर तक लागू करेंगे, कितनी मात्रा में लागू करना चाहिए, या फिर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लागू करना चाहिए, ठीक है। इस बारे में विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसका नाम था संसदीय राजभाषा समिति। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि कब संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखें, इसका गठन 16 नवंबर 1957 को किया गया था, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955, रिपोर्ट आई 31 जुलाई 1956 में, ठीक है। उसी के अगले साल 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा समिति का गठन कर दिया गया। उद्देश्य क्या था? राजभाषा आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करना, ठीक है, उन पर विचार विमर्श करना, ठीक, ताकि ये भी फिर लास्ट में अपना जो रिपोर्ट है उसे पेश कर सकें कि भैया इनने जो कही हैं वो बातें ठीक हैं या नहीं, उन्हें लागू करें या नहीं, और लागू करें तो किस स्तर तक करें, इस बारे में विचार करने के लिए, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति बनाएगी? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जी.बी. पंत की अध्यक्षता में, जो कि उत्तराखंड के हैं, इनकी अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था, जिसमें टोटल 30 सदस्य थे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, इसमें जो 30 सदस्य हैं 20 लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से थे, ठीक है। अब देखते हैं कि इनने कब रिपोर्ट पेश की और क्या प्रावधान किए थे। तो इनकी जो रिपोर्ट आई ये 8 फरवरी 1959 को पेश की गई, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इनकी अब सिफारिशें देख लेते हैं, क्या क्या इनने सिफारिशें की थी। इंपॉर्टेंट सिफारिशें इनने की हुई हैं और इससे राजभाषा हिंदी के विकास में काफ़ी योगदान रहा। तो पहला देखें, हिंदी को जल्द से जल्द, शीघ्र अतिशीघ्र संघ की राजभाषा का स्थान मिले। इनने सीधी बात कही थी कि जैसा कि राजभाषा आयोग ने बताया
हिंदी जो है आपका राजभाषा का दर्जा उसे मिलना चाहिए और माध्यमिक स्तर तक की भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनने पहला पॉइंट ये बताया कि हिंदी को शीघ्र अति शीघ्र राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, राजभाषा का स्थान मिलना चाहिए, ठीक। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा कि 1965 ईस्वी तक, जैसा कि प्रावधान किया गया कि भैया 1965 तक अंग्रेजी चलेगी, फिर हिंदी आएगी, तो 1965 तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा रहेगी, ठीक है, उचित है। लेकिन उसके बाद उसके साथ हिंदी जो है सहायक राजभाषा रहेगी। लेकिन उसके बाद 1965 ईस्वी के बाद हिंदी को प्रधान राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और अंग्रेजी को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी जो है सहायक राजभाषा के रूप में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कारण था कि बहुत से क्षेत्र यहाँ पे, बहुत से राज्य ऐसे थे जो अहिंदी भाषी थे, तो इन्होंने ये प्रावधान दिया। तो इस आधार पर जब राजभाषा आयोग के कुछ प्रावधान आए और उस पर विचार करके संसदीय राजभाषा समिति ने अपने विचार दिए, तो इन दोनों के विचार के आधार पर राष्ट्रपति ने एक निर्देश जारी किया था 1960 में, 1960 में राष्ट्रपति निर्देश, ठीक है, क्या दिया था कि विभिन्न मंत्रालयों को इनने हिंदी को राजभाषा के रूप में विकास करने हेतु निर्देश दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखें कि राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही 1960 में राष्ट्रपति ने एक निर्देश दिया जिसमें कहा गया कि हिंदी को राजभाषा घोषित कर देना चाहिए, यानी कि एकमात्र राजभाषा बन जानी चाहिए। अब इससे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय क्षेत्र में, तो इससे भैया बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हुआ क्या कि जैसे राष्ट्रपति ने आदेश पारित किया कि हिंदी को अब एकमात्र राजभाषा शीघ्र अतिशीघ्र बना देना चाहिए, तो जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे इनने विद्रोह कर दिया, ठीक है। इनने हिंदी का विरोध किया कि भैया नहीं, हम तो हिंदी जानते ही नहीं है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, अभी भी पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाला क्षेत्र है और ज़्यादा पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, यहाँ तो हिंदी जानते ही नहीं है लोग। तो यहाँ भी हिंदी को राजभाषा बनाकर थोप दिया जाएगा तो फिर यहाँ कामकाज कैसे चलेगा। तो इसीलिए समस्या उत्पन्न हुई, विरोध किया गया। तो इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने हड़तालें की, आंदोलन किए। इन्हीं को शांत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इन्हें आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में गठित करने से पहले अहिंदी भाषी क्षेत्र जो है इनसे सिफारिश ली जाएगी, इनसे जरूर सुझाव लिए जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं किया जाएगा कि अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाए और हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए। तो हुआ क्या कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे इन्होंने, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने, इन्होंने हिंदी का तीव्र विरोध किया। तो तीव्र विरोध होने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी और तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात इन्होंने कह दी। लेकिन भैया प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, गारंटी क्या है कि ये जो प्रावधान है लागू किया जाएगा। तो इसके लिए इन्हीं के जो आश्वासन दिया था, इसी आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए, कानूनी रूप प्रदान करने के लिए 1963 में, 1963 में प्रथम राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ध्यान रखें कि प्रथम राजभाषा अधिनियम कब आया था, 1963 में। जबकि राजभाषा आयोग कब गठित हुआ, 7 जून 1955 को, ठीक है। संसदीय राजभाषा समिति कब बनी, तो ये ध्यान रखेंगे 1956 में बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक साथ नोट करते हुए चलें। तो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी आश्वासन को, इन्होंने जो आश्वासन दिया अहिंदी भाषी क्षेत्र को, इसे कानूनी रूप प्रदान करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, जिसमें 9 धाराएं थी, ठीक है। और इसके जो प्रावधान थे ये क्या था, इसमें प्रावधान किया गया, इस राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा मुख्य रूप से ये प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रहेगी जिनके लिए वह इससे पहले प्रयोग हो रही थी, ठीक है। तो इन्होंने सीधे सीधे बात यहाँ पर यह कह दी कि भैया अंग्रेजी को समाप्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि वर्तमान में भी एक सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी चल रही है और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी ही मुख्य भाषा के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। जबकि बात क्या की गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद 15 वर्ष तक अंग्रेजी रहेगी, उसके बाद हिंदी जो है राजभाषा रह जाएगी, ठीक है। अब जो 1963 में राजभाषा अधिनियम आया, इसको लागू कर दिया गया और लागू करने के बाद ये जब चला तो कुछ टाइम बाद इसमें कई कमियां निकल के आई। तो इन्हीं की कमियों को दूर करने के लिए 4 साल बाद 1967 में जब प्रधानमंत्री चेंज हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो इन्होंने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया और संशोधित राजभाषा अधिनियम 1967 पारित किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि राजभाषा संशोधन अधिनियम कब आया, 1967 में। किसने पारित किया, इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसमें क्या प्रावधान थे, देखें, इसमें इनने जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए और ज़्यादा सहूलियत कर दी, उन्हें और मजबूत इनने आधार दे दिया। इन्होंने क्या बात की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा संकल्प पारित करना होगा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है।
अर्थात जो क्षेत्र अहिंदी भाषी हैं, जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं राजभाषा के रूप में, ये क्षेत्र जब एक संकल्प पारित कर देंगे कि हाँ अब अंग्रेजी को समाप्त कर देना चाहिए और हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जाना चाहिए, तब अंग्रेजी को हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन इसमें एक और कठिन चीज़ इन्होंने जोड़ी। वो क्या जोड़ी कि केवल राज्य विधानमंडलों के द्वारा पारित संकल्प के आधार पर ही अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि अंग्रेजी को समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा भी इस उद्देश्य का संकल्प पारित होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रावधान कर दिए। पहला तो जो अहिंदी भाषी लोग हैं, अहिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा, उन राज्यों के विधानमंडलों द्वारा एक संकल्प पारित करना होगा। और दूसरा, संसद के द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्देश्य का संकल्प पारित करना होगा, तभी जाके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को पूर्णतः समाप्त करके हिंदी को एकमात्र राजभाषा घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो अब जो है वर्तमान स्थिति ये है कि हिंदी राजभाषा है, लेकिन अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा के रूप में चल रही है। ठीक, तो इस उद्देश्य का एक संकल्प पारित किया गया था, राजभाषा संकल्प 1968 करके। तो यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन आगे बन सकता है। ठीक है, तो संभावना आप ध्यान रखें, कभी पूछा जा सकता है कि राजभाषा संकल्प जो आपका राजभाषा अधिनियम था और संशोधित राजभाषा अधिनियम था, इसके आधार पर पहली बार राजभाषा संकल्प का पारित किया गया, 1968 में पारित किया गया। और जो राजभाषा संकल्प था, इसमें सीधी सीधी बातें कही गई थी कि जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है उनको कार्यान्वित किया जाएगा और संघ के द्वारा किया जाएगा। और संघ जो है, इसमें मुख्यतः जो बात की गई थी, मेन जो पॉइंट था वो था 351 को लेकर कि संघ का कर्तव्य है कि ये जो है राजभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार खूब सारा बढ़ाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति हिंदी को सीख ले और हमारा आने वाले फ्यूचर में जो है हिंदी एकमात्र राजभाषा हो सके, जिससे राष्ट्र में एकता स्थापित होगी। ठीक है, तो ये बात इसमें सीधे सीधे कही गई थी राजभाषा संकल्प में। इस राजभाषा संकल्प के आधार पर ही 1976 में, 1976 में पहली बार राजभाषा के क्रियान्वयन के संबंध में राजभाषा नियम बनाए गए। और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कि पहली बार राजभाषा नियम कब बनाए गए? ये बनाए गए थे 1976 ईस्वी में। और कितने नियम बनाए गए? 12 नियम। ठीक है, तो इनकी संख्या 12 थी, जिसमें बात की गई थी कि राजभाषा जो होगी ये कैसे लागू होगी, किन क्षेत्रों में लागू हो सकती है, कितने स्तर तक लागू करना है, इसके विकास के लिए क्या प्रयास करने हैं, किसका कर्तव्य होगा, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो राजभाषा के लिए, राजभाषा के क्रियान्वयन के लिए 1976 में राजभाषा नियम आए, जिनकी संख्या 12 है। ठीक है, तो ये हैं आपके हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा देने से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो आपकी हिंदी थी, ठीक है, मध्यकाल में इसे खड़ी बोली कहा जाता था और इसमें साहित्यिक रचनाएं कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे खड़ी बोली साहित्य की मुख्य भाषा बनी, मुख्य बोली बनी। किनके प्रयासों से? जैसे आपके भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसके बाद कई छायावादी कवि आए, तो इनके प्रयासों से खड़ी बोली जो है ये हिंदी के रूप में विकसित होगी। और इस हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे देश जो है, हमारा राष्ट्र, इस राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा, लगभग 73% लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा था, आम बोलचाल के लिए, साहित्य रचना के लिए, सभी कार्यों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहा गया। और इसके साथ कैसे हिंदी जो है राजभाषा बनी या फिर संविधान में कैसे हिंदी को स्थान मिल पाया, तो इसके बारे में आज हमने ये जिक्र किया। ठीक, तो आप इसके एक एक अनुच्छेद को अच्छे से नोट करें, लिखें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।